आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अनुभव बतौर चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी सफलता की अंतिम सीढ़ी पे जाने से पहले हमें पहली सीढ़ी को पार करना होता है। ठीक उसी तरह अगर हमें जैविक खेती में बेहतर परिणाम लाने हैं या फिर ये कहें कि नेचुरल फार्मिंग में बेहतर परिणाम लाने हैं या हम ये कहें कि परंपरागत कृषि में बेहतर परिणाम लाने हैं या हमारी ऋषि कृषि में परिणाम लाने हैं या हमारी पूर्वजों द्वारा व्यवस्थित की गई कृषि व्यवस्था में बेहतर परिणाम लाने हैं, तो हमें पहली सीढ़ी को अच्छे से चढ़ना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी ये है कि सबसे पहले नंबर हम किसी भी फसल को बोएं उसके पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी को लेकर जो है ना तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे और बहुत सारी जो है भ्रांतियां हमारे दिमाग में चलती हैं, या जो परंपरागत ढंग से हम देखते हैं कि चीज़ें लोग करते हैं, खेती करते हैं, तो सीधा आजकल तो मैकेनाइजेशन इतना हो चुका है कि बीज के साथ में आप खाद मिला के और एक साथ में खाद और बीज की बिजाई कर सकते हैं। और ये तरीका जो है ना आधुनिकीकरण और रासायनिक खेती के लिए सही बैठता है। परंतु जब हम प्राकृतिक खेती करने जाते हैं, नेचुरल फार्मिंग करने जाते हैं या फिर जैविक खेती करने जाते हैं, जो भी आप नाम से संतुष्ट होते हैं, तो उसके पहले हमें खेत का बेस तैयार करना पड़ता है। किसी भी मिट्टी का उपज लेने के लिए उसके आहार पर विचार करना बहुत आवश्यक है, उसके पोषण पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हम लोग दिमाग में एक ही सवाल लगा के बैठते हैं कि जैविक खेती हमें करनी है, और जिस तरह से हमने वैज्ञानिकों के माध्यम से सुन रखा है या फिर जिनके भी माध्यम से सुन रखा है कि जैविक खेती में परिणाम तुरंत नहीं आते, जल्दी नहीं आते, वक्त लगता है और कम परिणाम आते हैं, उत्पादन कम आता है। जाहिर सी बात है, अगर हम अधूरे नॉलेज के साथ में काम करेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं सही बैठेगी। परंतु अगर हम पूर्णतः सही ज्ञान के साथ में आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम खेती में परिणाम लाने की बेहतर जो पहली सीढ़ी है वो है खेत की तैयारी। और खेत की तैयारी एक छोटा विषय नहीं है, इसको हम बहुत कम शब्दों में कह के और दूर हो जाते हैं। और गांव में खेत की तैयारी को लेकर जो है जो दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि भाई जो है ना खेत को जोत दो, जोत के छोड़ दो और बारगा लगा दो। बारगा मतलब फेंसिंग, या चारों तरफ से उसे घेर दो, ये सब खेत की तैयारी हो गई। लेकिन खेत की तैयारी ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। खेत की तैयारी का मतलब होता है कि खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करना। ठीक है, खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करना। तो खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करने के लिए उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, जो हमारे किसान अभी वर्तमान में करते हैं कि जैसे ही हमारी रबी की फसल कटती है और खेत को जोत के छोड़ देते हैं, 2 से 3 महीने की लगातार उस पर धूप पड़ती है। उस धूप के कारण मिट्टी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया मिट्टी के डैमेज हो जाते हैं और पुनः मिट्टी एनर्जेटिक हो जाती है, जीवित हो जाती है। और जैसे ही मानसून आती है, बारिश आती है, मिट्टी में आपने देखा होगा सौंधी खुशबू आने लगती है। मतलब ये कि उस तपी हुई, उस न्यूट्रल मिट्टी में जैसे ही पानी गिरता है और मिट्टी में जीव पैदा हो जाते हैं, मिट्टी में जीवनी ताकत पैदा हो जाती है, और वो बैक्टीरिया जैसे ही एक्टिव होते हैं पानी की बूंद लगते ही, तो वो सौंधी खुशबू बैक्टीरिया की होती है। हम ऐसा समझते हैं कि पानी गिरा और मिट्टी में सौंधी खुशबू आने लगी, इसका मतलब ये है कि मिट्टी में बैक्टीरिया बढ़ने लगे या मिट्टी में बैक्टीरिया। मिला के बात यह है कि अगर हम इस बात को समझे कि मिट्टी को हमें तैयार करना है उपज के लिए, तो धूप दिखाना उसमें बेहद आवश्यक है, नंबर 1। दूसरी बात कि मिट्टी को तैयार करने के पहले उसको हमें ट्रीटमेंट भी देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम अपने शरीर को कोई भी टॉनिक लेने से पहले, आपने अनुभव किया होगा, किसी भी डॉक्टर के पास आप कभी गए हों या जाते हैं, तो हमें कोई
बीमारी होती है या फिर हमें कोई रोग होता है या कोई हमें तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले तकलीफ़ की दवा देते हैं। और जब आपकी तकलीफ़ नॉर्मल होने लगती है तो लास्ट वाली विजिट पर डॉक्टर आपको टॉनिक लिखता है। सबसे पहले नंबर आपको टॉनिक नहीं दिया जाता है। आप इस बात को अपनी बॉडी से समझ सकते हैं कि पहले नंबर बीमारी को ठीक करना है, मतलब तकलीफ़ को ठीक करना है, और फिर उसके बाद पोषण देना है। जब आप बीमारी को, तकलीफ़ को ठीक कर पाएंगे और फिर पोषण देंगे तो वो पोषण आपकी बॉडी को सही लगेगा। नहीं तो वो पोषण आपका कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, बॉडी बीमार है। ठीक उसी तरह मिट्टी को उपचारित करना बेहद आवश्यक है। अगर हमने मिट्टी को उपचारित नहीं किया और अपना पोषण दिया खाद के रूप में, जो भी खाद के रूप में, तो मिट्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो पोषण हमारा एक तरह से वेस्ट जाता है और उसका हमें लाभ नहीं मिलता, तो नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो साथियों, उसके लिए हमें मिट्टी को पहले रिचार्ज करना होता है, या मिट्टी को ये कह सकते हैं कि हमें मिट्टी को न्यूट्रल करना होता है। और न्यूट्रल करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस बात को फोकस करना है कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच नॉर्मल है, एग्जाम्पल अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है, अब ये बात कैसे पता लगेगी? हमें लैब में जाके टेस्ट कराना पड़ेगा? नहीं, आप सिंपल तरीके से स्वयं घर पर कर सकते हैं। मेडिकल की दुकानें आपके शहर गांव में ज़रूर होंगी और वहां पर जाके आप उनको बोलिएगा पीएच पेपर हमें चाहिए, तो वो इतना बड़ा 10 रुपए का दे देंगे। उसमें करीब 25-30 पेपर होंगे छोटे छोटे। उस पीएच पेपर से आप क्या करिए, अपने खेत की मिट्टी लगभग खेत के चारों कॉर्नर, जो आपके चारों कॉर्नर पॉइंट होंगे और मिडिल पॉइंट से ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटा दीजिएगा। ऊपर की 1 इंच मिट्टी का मतलब जिस पे ऊपर की सतह की मिट्टी, जो हमें जहाँ पर हम पैर रखते हैं वो सतह की मिट्टी लगभग 1 इंच के आसपास हटा दीजिएगा, चारों कॉर्नर और मिड पॉइंट की। और चारों कॉर्नर की भी मिट्टी आप लेंगे तो खेत से 10 फीट अंदर की साइड, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सट के कॉर्नर पे जो है पड़ोसी की जो है बॉर्डर पे पैर रख के ही ले लिए कॉर्नर पे, ऐसा नहीं। पड़ोसी की जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से 10 फीट अंदर वाले कोने से आपको लेना है। ठीक इसी तरह चारों कॉर्नर से आप करेंगे और चारों कॉर्नर की 1 इंच मिट्टी हटा के और नीचे की मिट्टी आपको लेनी है, लगभग थोड़ी सी मिट्टी, या फिर आप क्योंकि आप कितनी थोड़ी सी लेंगे तो लगभग 100 से 250 ग्राम तक मिट्टी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और 2 इंच के ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटा के और नीचे की जो 2 इंच से लेकर, मतलब 1 इंच के बाद से लेकर 9 इंच तक की मिट्टी है वो आप ले सकते हैं। और लगभग 250 ग्राम तक मिट्टी आप कलेक्ट कर लीजिए और ऐसा आप चारों कॉर्नर से और मिडिल पॉइंट से कलेक्ट करेंगे। 5 जगहों की मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और 5 जगहों की मिट्टी मिला के हो जाएगी आपकी लगभग जो है 1250 ग्राम के आसपास। उस 1250 ग्राम मिट्टी को आप जो है इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके उसको आपस में मिला लीजिए पूरी तरह से। और मिलाने के बाद जो हमारा छन्ना होता है बारीक, आपके घर में ज़रूर होगा जिससे आटा छानते हैं हम लोग, उतने बारीक छन्ने से उसको छान लीजिएगा। और छानने के बाद जो 1.25 किलो मिट्टी है उसमें से कुल 50 ग्राम के आसपास मिट्टी ले लीजिएगा। 50 ग्राम 1 किलो को 1.25 किलो को पूरा मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसको मैश कीजिए, बारीक कीजिए और बारीक करने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो थोड़ी मात्रा में मिट्टी बचेगी उस मिट्टी में पानी मिला दीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए, घोल दीजिए। मतलब इतना घोलना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कड़ी से थोड़ा सा पतला, मतलब कैसा समझ सकते हैं, ऐसा अगर हम उसको डालेंगे तो उसमें जो है पानी की तरह टपकना चाहिए, ना कि लार के माफिक गिरना चाहिए। इतना पतला होना चाहिए, मतलब कड़ी से थोड़ा सा पतला आप समझ लीजिए। उतना पतला करके और उसमें वो पीएच पेपर आप डिप कीजिए और डिप करके उसको निकाल दीजिए और 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो रंग बता देगा। उस पीएच पेपर पे रंग के साथ में नंबर्स लिखे होंगे कि ये अगर रंग आ रहा है तो ये नंबर है, मतलब 6.5 पीएच है। अगर ये वाला कलर पीएच पेपर छोड़ रहा है तो 7.5 पीएच है।
तो वो कलर के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी का पीएच कितना है। जब आपकी मिट्टी का पीएच चेक हो गया तो आपको पता लग गया कि हमारी मिट्टी का पीएच नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल की कंडीशन होती है 6.5 से 7.5 के बीच में, और ये किसान आसानी से खुद घर बैठे कर सकता है। ठीक इसी तरह पानी का भी पीएच वो पता कर सकता है अपने ट्यूबवेल से, बोर से, जहाँ से भी पानी का स्रोत है, उस पानी को आप लीजिए, एक बर्तन में लीजिए और पीएच पेपर डायरेक्टली उसमें डिप कर दीजिए, और डिप करने के बाद आप उसको निकाल दीजिए। जो भी पीएच पेपर कलर देगा उस कलर के हिसाब से नंबर आप मैच करिए, उसमें जो लिखे होते हैं कि ये कलर आया तो ये नंबर, ये कलर आया तो ये नंबर, तो आप पानी के पीएच का भी आप खुद घर पे पता कर सकते हैं। ठीक, अब हमने जैसे ही पानी का और मिट्टी का पीएच चेक कर लिया कि भाई हमारी मिट्टी का पीएच आ रहा है 6.5 से 7.5 के बीच में, 1-2 पॉइंट और आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा, मतलब इसका यह है कि हमारी मिट्टी नॉर्मल है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब हमें क्या करना होता है कि उस नॉर्मल मिट्टी में 100 kg 100 किलो चूने का पाउडर, जो पत्थर चूने का होता है, और खिरक के मतलब टूट के उसमें से झड़ के जो डस्ट बचती है, जो चूना पत्थर बेचने वाली दुकानें होती हैं उनके पास चूना पत्थर के साथ में चूना पाउडर भी मिल जाता है। ठीक है, उसे हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में कलई भी बोलते हैं। आप लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो या जिस भाषा से उसे पुकारा जाता हो, लेकिन नॉर्मली हम चूना पाउडर कह के इसे ले सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, मेरे अनुभव बतौर, बहुत सारे फार्मर हमारे जो फ़ोन में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वो लोग कहते हैं साहब जो है ना, चूना पाउडर कौन सा लेना है, पेंट करने वाला लेना है, खाने वाला लेना है। कंफ्यूज मत होइए, चूना एक ही होता है, चूने का पत्थर एक ही होता है, उसी पत्थर को पकाने के बाद सारे चूने बनते हैं। तो हमें चूना का जो पत्थर है, उस पत्थर से गिरा हुआ जो पाउडर है वो हमें इस्तेमाल करना है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप चूना का पाउडर आप लेने जाएंगे तो ज़रूर अपनी उंगली को पहले थोड़ा जीभ पे टच कर लीजिएगा ताकि थोड़ी नमी आ जाए, और उस नमी को जो भी आप चूना खरीद रहे हैं उस पर डिप कीजिएगा और फिर वापस आप जीभ पे टच करिएगा। अगर आपको तीखापन लगे, मतलब चूने का एहसास हो, तो ही चूना पाउडर वो लीजिएगा। अदरवाइज जो है ना, इसके साथ में बहुत सारे पाउडर चूने के नाम पर जो है बिकते हैं, और कलर सेम होता है, पाउडर ही होते हैं, और हमें समझ नहीं आता है कि ये चूना पाउडर है या और कुछ है। तो कुल मिला के हमें थोड़ा सा ये टेस्टिंग कर लेना है ताकि हम श्योर हो जाएं कि हम जो खरीद रहे हैं वो चूना पाउडर ही है। तो हमने चूना पाउडर लिया, और चूना पाउडर को हमें पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, चूना पाउडर हमने लिया 100 kg 1 एकड़ के हिसाब से, और हमें 50 किलोग्राम लेना है नीम का पाउडर। अब नीम का पाउडर को लेकर भी चूने के पाउडर जैसी भ्रांतियां हैं हमारे किसानों के बीच में, क्योंकि ये हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो चलन में नहीं है, और चलन में ना होने के कारण हमें पता नहीं होता है। तो मित्रों, आपको बता दूं, जो निबोली होती है, नीम का जो फल होता है, निबोली गिरती है, निबोली को कलेक्ट किया जाता है और उससे ऑयल निकाला जाता है, प्रेस्ड किया जाता है। जैसे कोलू से हम सरसों का, तिल का या नारियल का ऑयल निकालते हैं, ठीक उसी तरह उसी कोलू से आप जो है ना नीम का ऑयल भी निकाल सकते हैं। या उसके लिए छोटे छोटे आज की तारीख में इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, उनके माध्यम से भी आप ऑयल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास, आपके खेतों में नीम के पेड़ लगे हों तो आप इस तरह से करके और ऑयल निकाल लीजिए। ऑयल आपके स्प्रे के काम आएगा, और जो ऑयल निकलने के बाद जो छिकला या जो भी गूदा या जो वेस्ट बचेगा उसको बोलते हैं हम नीम की खली। और उस खली को जब हम पाउडर कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो जो डस्ट बनेगी उसे हम बोलेंगे नीम का पाउडर। तो कुल मिला के अगर ये आपको रेडीमेड कहीं से मिल जाए या आप बना पाएं, दोनों विकल्प हैं। और अगर ये दोनों विकल्प भी सूट नहीं करते हैं तो आप नीम की पत्तियों को कलेक्ट कीजिए और उनको कंपोस्ट कीजिए, सड़ाइए, पचाइए, और पचाने के बाद उस पचे हुए मटेरियल को, लगभग नीम की पत्तियों को 100 किलो पचा हुआ पाउडर, और अगर निबोली का पाउडर आपको मिलता है तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना पाउडर में आप उसे मिक्स कर लीजिए। और चूना पाउडर में मिक्स करने के बाद
इसे आप पूरे खेत में चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करेंगे। चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करना है मतलब पूरे खेत में आपको बिखेर देना है। अब बिखेरते समय भी एक छोटी सी सावधानी आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जनरली जब हम नए होते हैं हमें पता नहीं होता है कि कैसे करना है, तो जो कोई बताता है हमें उसी के हिसाब से हमें चीज़ें आगे करनी होती है। तो जब आप ब्रॉडकास्ट करें तब आप ये ध्यान रखें कि या तो बिल्कुल सुबह का वक्त हो 6 से 8 के बीच का वक्त, या तो फिर शाम के 5 से 7 के बीच का वक्त हो। इस वक्त जो है हवा जो है एकदम नॉर्मल रहती है, शांत रहती है, तो आपका ब्रॉडकास्ट किया हुआ मटेरियल आपके खेत में गिरेगा। अदरवाइज अगर आप सुबह जो है 9 के बाद अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा पड़ोसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो समय का और डालने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, नीचे हाथ करके आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि जो है समय पे और सही स्थान पर आपका ये मटेरियल गिरना चाहिए। जब आप ये ट्रीटमेंट पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, चारों तरफ खेत में बिखेर देते हैं, तब हमें ये करने के बाद खेत को अच्छी तरह से जुताई करनी होती है, मतलब खेत को बखरनी करनी होती है। अपनी भाषा में हम बोलते हैं बखरनी करना, या हम उसे जोतना भी कह सकते हैं या कल्टीवेट करना भी कह सकते हैं। तो इसे हमें फिर कल्टीवेट करके छोड़ देना पड़ता है, मतलब चारों तरफ हमने खेत को जोत दिया और फिर जाके छोड़ दिया, धूप लगने दी, और मिनिमम कम से कम 15 दिन की धूप इसमें लगनी चाहिए। अगर 15 दिन की धूप लगती है तो निश्चित ही है हमारी मिट्टी रिचार्ज होती है, या हम ये कह सकते हैं हमारी मिट्टी उपचारित होती है। ये करने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपने जोत के ये ट्रीटमेंट डाल दिया, ट्रीटमेंट डालने के बाद आपने जोत के धूप में मिट्टी को छोड़ दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि धूप लगने से ज़मीन के अंदर के पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया ख़त्म होंगे। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट डाला है, इस ट्रीटमेंट से जो भी और फसल को क्षति पहुंचाने वाले जीव हैं वो सारे इससे कंट्रोल होंगे और मिट्टी एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगी। मिट्टी जो है ना जीरो पे पहुंच जाएगी, मतलब उसमें आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, या किसी भी फसल को उगाने के लिए आप मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो साथियों, ये हमें ट्रीटमेंट करना है मिट्टी को कोई भी फसल बोने से पूर्व। अब इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना होता है कि जो है मिट्टी को अब हमें पोषण देना है। भाई ट्रीटमेंट हमने कर लिया, मिट्टी को न्यूट्रल कर लिया, अब हमें मिट्टी को पोषण देना है। तो पोषण देने के लिए 3-4 तरीके हैं, और 3-4 तरीके में हमें करीब करीब 40 दिन का वक्त छोड़ना पड़ता है फसल को बोने के बाद। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नंबर 1, पहले नंबर सन ढैंचा की बुआई या मूंग उड़द की बुआई करना चाहिए। ये फसल लेने के लिए नहीं, ये फसल को खेत में वापस जोतने के लिए, क्योंकि अब हमने मिट्टी को पहले बीमार मिट्टी को न्यूट्रल कर लिया, मतलब उसको ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की अगर उसमें कमी है, या किसी भी तरह की कमी नहीं बोल सकते, सॉरी, किसी भी तरह की बीमारी है, या किसी भी तरह की कोई रुकावट है, या किसी भी तरह का कोई अवरुद्ध है, कुछ भी है, तो उसको हमने पहले न्यूट्रल कर लिया। न्यूट्रल करने के बाद हमें इसे जो है पोषण देना होता है, इसे मजबूत बनाना होता है। देखिए, इस बात को बोलने से पहले मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि लोग जो है ना जैविक खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले नंबर बोलते हैं कि साहब हमारा खेत जैविक कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में हम अपने उत्पाद को जैविक कह पाएंगे। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि जो भी हमने रसायन खेतों में डाले हैं, ये कह पाना संभव नहीं है बिना जांच के कि आपके खेत को जैविक कितने दिन में बनाया जा सकता है। क्योंकि जो रसायन हम खेतों में डालते हैं खाद के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, या लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, उसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं और वो टॉक्सिन्स कितने दिन तक जो है उनके रेसिड्यू मिट्टी में पड़े रहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। कई टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनका डिटेक्शन 200 वर्ष तक भी नहीं होता है। कई केमिकल ऐसे होते हैं जिनके रेसिड्यू 50 वर्ष तक पड़े रहते हैं, और कई केमिकल ऐसे होते हैं जिनके रेसिड्यू 10-10 साल तक पड़े रहते हैं, और कई केमिकल के रेसिड्यू ऐसे हैं जो 1-2 साल में डिटेक्ट हो जाते हैं, और कई केमिकल के रेसिड्यू हैं जो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं।
तो अब कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल हमारे खेतों में हुआ है और कितनी मात्रा में हुआ है, और आपके खेत में कौन कौन से केमिकल कितनी मात्रा में पड़े हैं और उनके रेसिड्यू कब खत्म होंगे, ये कह पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें जांच होना चाहिए पहले कि हमारे खेत में कौन कौन से केमिकल पड़े हैं और उनके रेसिड्यू कब तक खत्म होंगे। तो शायद इस बात का जवाब आपको सही से तब मिल पाए, और उसमें भी शायद, पूर्णतः नहीं। तो इसके लिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि आप जो है ना, जब आप खेत को ट्रीट कर लेते हैं और मिट्टी को पोषण देने के लिए उसे जो है कुछ उपाय करते हैं, तो आपका खेत जो है उसी समय से जैविक बनने लग जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर फिर कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले साल भी अगर सही उपायों के साथ में और सही ट्रीटमेंट और सही खाद के डोज के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले साल से हम अपने खेत को जैविक कह सकते हैं। अब हमें खेत को उपचारित करने के बाद खेत को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम इस खेत में आपको सीधा खड़े होकर समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें आप 4 तरह की चीज़ों की बुआई कर सकते हैं: सन, ढैंचा, उड़द और मूंग। और ये वर्ष में किसी भी टाइम, किसी भी समय आप कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको कि आप जो है इसके बीज ब्रॉडकास्ट करें, या तो आप इसे खेत में जो है बोनी मशीन जो होती है, बोनी मशीन के साथ में भी आप बिजाई इसकी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए कि खेत में नमी होना चाहिए। साल में किसी भी समय करें, जनरली हम जून जुलाई में जब बारिश का मानसून का टाइम आता है उस समय पे करते हैं, और आप चाहें तो और भी किसी भी समय कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट जो हमने किया चूना और नीम पाउडर का, उसके 15 दिन के बाद हम खेत में कोई भी चीज़, चाहे पोषण के रूप में चाहे फसल के रूप में, बो सकते हैं। हो सके तो 15 दिन का गैप जरूर दीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम 15 दिन का समय ट्रीटमेंट के बाद फसल बोने के बीच में नहीं छोड़ सकते, तो आप उसको कम समय देकर भी कर सकते हैं। 10 दिन भी हो सके, 5 दिन भी हो सके, कम से कम मिनिमम 5 दिन का तो गैप रखिए, तब जाके उसका सही फायदा आपको मिलेगा। तो हमने जो है पहले ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद सन एक बीज होता है, सन का एक पौधा होता है जिससे जूट की रस्सी बनती है, उसे हम सन कहते हैं। ढैंचा होता है, ये भी एक तरह से पौधा होता है। दूसरा उड़द होती है, सभी लोग जानते हैं। मूंग होती है, दलहनी है ये। इन चारों फसलों में से किसी भी एक फसल को आप बो दीजिए। सबसे बेस्ट जो होता है ढैंचा होता है, उसके बाद सन होता है, और उसके बाद मूंग होती है, और सबसे लास्ट में होती है उड़द। तो कुल मिला के आप अगर ढैंचा आपके पास उपलब्ध है तो सबसे बेस्ट है। हम जिस खेत में खड़े हुए हैं ये ढैंचे का खेत है, और हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरे खेत में हमने ढैंचा बो रखा है, जिसकी हाइट लगभग हमारी कमर की हाइट से के बराबर आ चुकी है। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है जो इसको खेत में वापस पलटने का। मतलब सन, ढैंचा, मूंग या उड़द की फसल को हम बोकर खेत में ही 40 दिन के बाद, 40 से 50 दिन के अंतराल में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन में ही आपको वो परिस्थिति मिल जाए कि आप खेत में जोत पाए। वो बरसात के समय में ऐसा होगा जब आप जून जुलाई में बोएंगे, और उसके बाद अगस्त में आपको इसे जोतना होगा। तो अगस्त में अगर खेत में नमी कम है कि ट्रैक्टर चल पाए या जोत पाए उसे, तो संभव हो सकता है। अदरवाइज 5-10 दिन फ्लेक्सिबल भी होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इसे 40 से 50 दिन के अंतराल में खेत में ही वापस पलटी कर देना है, मतलब मिट्टी में इसे वापस मिला देना है। इससे फायदा क्या होगा, मिट्टी में जब हम इसे मिला देंगे तो ये ढैंचा में नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। बाकी तमाम सारे तत्व इसमें होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। मतलब यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब हम इसे खेत में वापस पलट देते हैं तो ये पोषण के रूप में हमारी मिट्टी को वापस मिल जाता है।
कुल मिला के 40 दिन को हमें खेत में फसल नहीं लेनी है। साल में किसी भी, या साल में एक बार कर ले तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर एक बार नहीं कर पा रहे तो 3 साल में एक बार ज़रूर ये काम कर लें। ढैंचा बोने का, सन बोने का, या मूंग बोने का, या उड़द बोने का, ये 4 फसल में से कोई भी एक फसल आप बो लीजिए और उसे 40 दिन के बाद खेत में जोत दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो मिट्टी आपकी कमज़ोर हो चुकी है लगातार रासायनिकों के प्रयोग से, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो कमज़ोर हो गई या कम हो चुकी है, वो ताकत इसकी पुनः जीवित हो जाएगी। और ऐसा अगर आप प्रतिवर्ष करते हैं तो 2 से 3 साल के अंतराल में मिट्टी आपकी पुनः जीवित हो जाएगी और भरपूर उत्पादन देने की क्षमता पे आ जाएगी। कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं, जो किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं तो इस फसल के साथ में ही आप खेत की एंट्री करें और शुरुआत करें तो फसल में आपको ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो खेत पहले कभी नहीं जोते गए हैं, या कई किसान हमसे संवाद करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो है जिस खेत पर हम काम करने जा रहे हैं उस पर 10 साल से कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ी है मिट्टी, उस मिट्टी पे भी आप सेम फार्मूला अडॉप्ट कीजिए। किसी भी मिट्टी पे सेम फार्मूला अडॉप्ट करना है, खासकर जो मिट्टी पहले से खाली पड़ी है जिसमें कोई फसल अभी तक नहीं बोई गई है, उन खेतों में आप ट्रीटमेंट करके मिट्टी को धूप दिखा के न्यूट्रल करके ये फसल बोइए और इसके बाद 40 दिन बाद खेत को वापस इसमें मिला दीजिए। और फिर उसके बाद 40 दिन के अंतराल के बाद एक बार और आपको जोतना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप फसल मिट्टी में वापस मिलाएंगे तो उस समय खेत में नमी होना चाहिए। अगर बारिश में मिलाते हैं तो कोई बात नहीं है, नमी तो खेतों में बारिश के समय होगी ही, लेकिन अगर और भी किसी समय अंतराल पे आप ये करते हैं तो जब आप खेत में इसको जोतते हैं तो उस समय पे आपको मॉइस्चर देना होगा, नमी देनी होगी, ताकि ये मिट्टी, पानी और मटेरियल मिल के डिस्पोज हो जाए, पच जाए खेत में और इसके जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में रिलीज हो जाए। तो ये हमने खेत को जोत दिया। तो जो नए किसान हैं या नए खेत हैं, दोनों ही ये फसल को आवश्यक रूप से बोइए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाइए। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। इसके बाद हमें जो भी फसल बोनी है वो फसल आप आराम से बो सकते हैं और उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब फसल बोने में की जब बात आती है तो साथियों, फसल बोने से पूर्व हमने खेत को ट्रीट किया और मिट्टी के पोषण पर ध्यान दिया, पर खेत की तैयारी में अभी और कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, जो हमें साथ में करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस बात को इस ढंग से समझते हैं कि जब हम मान के चलिए किराने की दुकान खोलते हैं तो क्या करते हैं? हम सीधा बोरा लाते हैं और दुकान पे तराजू रख के बैठ जाते हैं क्या? नहीं, हम पहले दुकान की सजावट करते हैं। हम दुकान में वो आवश्यक वस्तुओं को रखने का स्थान तय करते हैं, रैक बनाते हैं, कुर्सी रखते हैं, टेबल रखते हैं और फिर ड्रॉज बनाते हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हैं जो कम्प्लीटली एक दुकान को चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे खेत को चलाने के लिए भी कुछ चीज़ें बेहद आवश्यक है। जैसे कि हमने आपको बताया, धूप दिखाना आवश्यक है, मिट्टी को पोषण देना आवश्यक है, मिट्टी को रिचार्ज ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, और इसके साथ में खेत के चारों तरफ नाली बनाना, ट्रेंच बनाना भी बेहद आवश्यक है। तो हम खेत को जब भी तैयार करते हैं तो पहले नंबर हम खेत के चारों तरफ जो भी हमारी मेड़ होती है उसके चारों तरफ हम खेत को 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा नाली बना के छोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। इस ट्रेंच के माध्यम से वर्षा का ज़्यादा गिरने वाला पानी, कम गिरने वाला पानी और मिट्टी जो खेतों की बह के जाती है, उन तीनों चीज़ों के लिए ये सपोर्ट करती है। और इस ट्रेंच के साथ में हमें जो बहुत आवश्यक आज की तारीख में जो हमारे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारी खेत की एक सजावट के लिए, या खेत को सही ढंग से सही मायनों में नेचर के साथ जोड़ के काम करने के लिए जो आवश्यक है, उसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब कृषि के साथ फॉरेस्ट को तैयार करना। ठीक है, अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन पे जाएं
तो मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट के साथ में कृषि को करना, मतलब जंगल के साथ में खेती करना या जंगली खेती करना। लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर दें इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि खेत के चारों तरफ एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट को तैयार करना, या इसको मॉडर्न भाषा में हम बोल सकते हैं बफर जोन तैयार करना। बफर जोन का मतलब ये होता है कि जो आपकी खेत है, खेत की मेड़ के चारों तरफ प्लांटेशन करना, पौधों का रोपण करना। अब जब हम पौधों का रोपण और खेत के चारों तरफ प्लांटेशन की बात करेंगे, तो ये भी आपके खेत की तैयारी का पार्ट होगा। कुल मिला के जब हम खेत में किसी भी लेवल पे या किसी भी फसल को या किसी भी मॉडल को, किसी भी मॉडल मतलब कई तरह के मॉडल है, मोनोक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, मल्टी लेयर है, मल्टी क्रॉपिंग है, जो है ये जो सारे मॉडल हैं फसलों के, किसी भी मॉडल को फॉलो करते हैं या किसी भी मॉडल पे काम करते हैं, तो उसके पहले हमें चाहिए कि हम खेत को पूरी तरह से उन सभी मॉडलों के लिए खेत को तैयार करें। जैसे किराना व्यापारी अपनी दुकान में सामान बेचने के लिए खेत को, अपने दुकान को तैयार करता है। तो साथियों, नंबर 1 हमें शुरुआत बफर जोन से करना चाहिए, प्लांटेशन से करना चाहिए, फिर ट्रेंच पे आना चाहिए, फिर पोल पे आना चाहिए, गड्ढे पर आना चाहिए, और फिर उसके अंदर ट्रीटमेंट पे आना चाहिए, और ट्रीटमेंट के बाद जो है ना हमें पोषण पे आना चाहिए, फसल मिट्टी के पोषण पे आना चाहिए। तो इस तरह के ये 4-5 आइडियाज़ हैं जो हमने पिछले 10 वर्षों में काम करके अनुभव के बतौर खेतों के लिए क्या आवश्यक है वो हमने काम करके, रिसर्च करके, अनुभव के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। साथियों, जो हमने अभी बात कही ट्रीटमेंट की और पोषण की, ये बात तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन जो ट्रेंच की बात कही और गड्ढे की बात कही और जो बफर जोन की बात कही, ये आप अभी ठीक से नहीं समझे होंगे। तो मैं इसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम एक खेत को, एक मैदान खेत को इन 5 तरीके की तैयारी में कन्वर्ट करें और एक जो है एक साज सैया के साथ में हम अपने खेत में बेहतर परिणाम निकालें। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि देखिए ये तैयारी है और इस ढंग से खेतों को तैयार करके ये काम करने होते हैं। तो चलिए इस खेत से विदा लेते हुए थोड़ा सा डायग्राम बना के हम समझ लें कि किस ढंग से हमें खेत में इन 4-5 तरीकों को सेट करना है या इनकी तैयारी करनी है। तो मुझे लगता है कि डायग्राम के माध्यम से हमें समझने में बहुत आसान हो जाएगा कि किस ढंग से हम अपने खेत की तैयारी और पूरी तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये आपको सामने डैशबोर्ड दिख रहा होगा, वाइट बोर्ड। बचपन में हम सभी लोगों ने इस बोर्ड से शिक्षा प्राप्त की है और ये बोर्ड हमारी ज़िंदगी में अभी भी है। और अब हम शुरू करते हैं इस बोर्ड पर वो डायग्राम बनाने का जो खेत की तैयारी के लिए बेहद आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जो हमारी खेत की मेड़ है, मेड़ बोले तो जहाँ से आपके पड़ोसी का खेत चालू होता है वो हमारी मेड़ होती है, और उस मेड़ को हम बेस बनाते हुए, आधार मानते हुए, मतलब जहाँ पे आपका पहला कदम आपके खेत का शुरू होता है वो कदम को आधार मानते हुए सबसे पहले नंबर आप उसको फेंस करेंगे। फेंस मतलब या तो तार का फेंस करिए, जाली फेंस करिए, या जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं उनमें से किसी भी व्यवस्था के साथ आप पूरे खेत की पहले घेराबंदी करिए। और घेराबंदी करने के बाद आप खेत के अंदर जो भी स्पेस आपका जहाँ से शुरू होगा उस स्पेस से, फॉर एग्जाम्पल हमारा खेत बड़ा है, मान के चलिए 10 एकड़ का है, 15 एकड़ का है, या फिर 8 एकड़ का है, 7 एकड़ का है, या फिर जो भी एकड़ का है, उन सभी एकड़ों के लिए एक आइडियली हम आपको डायग्राम बना के बफर जोन और खेत की तैयारी के सारे तरीके इसमें उतार के समझाते हैं। और जिनके खेत आगे पीछे होंगे, मतलब कम ज़्यादा होंगे, तो वो भी हम बाद में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक डायग्राम बनाते हैं यूनिक, और इसमें
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के बतौर, ये हमारा पूरा खेत है। खेत मतलब बोले तो हमारी ये बॉर्डर है। ये हमारी खेत की मेड़ है, ठीक है, जहां पर हमारी फेंसिंग है। अब हमें क्या करना है कि इस मेड़ पर सबसे बड़े वाले ट्रीज को लगाना है। सबसे बड़े वाले ट्रीज बोले तो जिनकी हाइट सबसे ऊंची जाती है, मतलब सभी पौधों में हाइट में वो सबसे आगे रहते हैं, उन पौधों को हमें खेत के सबसे लास्ट वाली बॉर्डर पर लगाना है। कई बार हमने देखा है हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आपके मेड़ पड़ोसी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच उनकी सोच से मैच करे। तो आप इस ख्यालात में कोशिश करिए कि आपकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 1 से 1.5 फीट या बहुत मैक्सिमम तो 2 फीट जगह छोड़कर अंदर की साइड आप अपना प्लांटेशन करिए, ताकि पड़ोसी को आपकी आपत्ति ना हो। एकदम अगर बॉर्डर पे आपने प्लांटेशन किया तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी को आपत्ति हो, वो कहे आपसे कि खेत में छाया आएगी या इस तरह का कोई स्टेटमेंट आए। तो उससे बचने के लिए आप खेत की मेड़ से 2 फीट अंदर ही आप अपने लेआउट को प्लान करिए। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और पड़ोसी के लिए भी अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ये जो हमने बॉर्डर बनाई है, इस बॉर्डर को हम बेस मान लें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर 10-10 फीट के अंतर से, ये 10-10 फीट पे हम आपको जो है पॉइंट बना रहे हैं। ये पॉइंट का मतलब ये है कि इन 10-10 फीट पे आपको होल बनाने हैं, मतलब गड्ढे करने हैं। जो सबसे बड़े वाले झाड़ हैं उनके लिए 2 फीट गहरा 2 फीट चौड़ा गड्ढा होना चाहिए, और गड्ढा ये गर्मी के समय हो जाना चाहिए, और इस गड्ढे में प्रॉपर धूप भी लग जाना चाहिए। तो ये हमें करना है 10-10 फीट के अंतराल से, ये हमने कर दिया। और इसके होल भी हमने लगभग 2 फीट गहरे 2 फीट चौड़े लगभग सारे होल हमने बना दिए। और इन होलों में हमें फिर चूना और नीम पाउडर का ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है। जब भी हम ये गड्ढे कर देंगे, गड्ढे करने के बाद हम इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास चूना और 100 ग्राम के आसपास नीम पाउडर मिक्स करके चूने जो गड्ढे की दीवार है, दीवार के चारों तरफ उसको हम भुरक देंगे। इससे क्या होगा, धूप लगेगी और वही सेम प्रक्रिया जो खेत की तैयारी होगी वो गड्ढे की तैयारी हो जाएगी, मतलब गड्ढा ट्रीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी जो दूरी है वो हमें 10 फीट रखनी है। ये जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी ये 10 फीट है, ठीक है। एक आइडियली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमें अंदर की बॉर्डर तैयार करनी है, और अंदर की जो बॉर्डर है वो लगभग 4 फीट के आसपास की डिस्टेंस पर हमें तैयार करनी है। ये हमने ले ली, ये 4 फीट अंदर एक और बॉर्डर डाल दी, ये आपने ले ली। शायद डायग्राम दिखने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन चूंकि दौर ऐसा चल रहा है कि ये मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ रहा है। कोशिश करिए आप समझने की, नहीं समझ पाए तो व्हाट्सएप के माध्यम से, और जब भी आप प्रैक्टिकली उतरेंगे फील्ड पे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। लेकिन अभी आप होमवर्क तो कर ही सकते हैं। इसके बाद जब हमने ये 10-10 फीट पे ये पौधे लगाए तो इसके अंदर में भी हमें 10-10 फीट पे पौधे लगाने हैं, और ये जो हमारी बॉर्डर होगी इस पे पहला पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लगेगा, और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट बनेगा। और ये जो पॉइंट हैं आखिरी वाली बॉर्डर के दोनों पॉइंट हैं, इन आखिरी वाली बॉर्डर के दोनों पॉइंटों के मिडिल में अंदर वाली लाइन का पहला पॉइंट बनेगा, और ये जो 2 पॉइंट हैं इन पॉइंटों के बीच में अंदर वाली लाइन का पॉइंट बनेगा। कुल मिला के जिग जैग, जैसा हम बोलते हैं ना, यूं 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 यूं, इस तरह से जिग जैग फॉर्म में हमें प्लांटेशन को करना है। और अब यहाँ से ये जो है हमने चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है खेत का, जो अंदर वाला बॉर्डर है, इस वाली बॉर्डर के जिग जैग तरीके से हमने चारों तरफ अपनी खेत की
मेड़ के चारों तरफ हमने जो अंदर की बॉर्डर लाइन डाली है उस पे हमने ये सारे पॉइंट बना दिए, मतलब हमने ये सारे होल बना दिए, गड्ढे कर दिए जहाँ पर हमें पौधे को रोपित करना है। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस रखी है हमने, मतलब पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ये मिनिमम 4 फीट का एक आइडल डिस्टेंस है, वो हमें सेट करना है। और इसके बाद हमें फिर अगला जो रो बनानी है, एक और रो बनाएंगे हम ये वाली, और इसमें भी आइडली 4 फीट का डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। और 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम फिर से एक लाइन फिर डाल देंगे अंदर की तरफ, ये सीधा ले जाके चारों तरफ खेत को इस तरह से। आपका खेत रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, गोल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोल है तो गोला बनाइए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाइए, जिस भी तिकोने का है तिकोना बनाइए। किसी भी फॉर्म में आपका खेत हो, जो आपकी बॉर्डर है, कुल मिला के उसी बॉर्डर को बेस मानते हुए 10 से 12 फीट चौड़ा आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है खेत की तैयारी के लिए। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो दूसरी वाली के जो पॉइंट थे उन पॉइंटों के बीच में, ये जो दूसरी वाली रो के 2 पॉइंट थे उसके बीच में ये पॉइंट या माने ये गड्ढा लगेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली रो का होल है उसके जस्ट सामने सबसे तीसरे नंबर की आखिरी वाली रो का होल बनेगा। और इस तरह से हम जो है सभी जगहों से रेक्टेंगल में आ जाएंगे, मतलब 2 पौधों के बीच में एक पौधे के रूप में हम सेट हो जाएंगे खेत के चारों तरफ। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहली वाली रो है उस वाली रो के गड्ढे के सामने हमारी आखिरी वाली रो के गड्ढे आ जाएंगे। ये हमारे आखिरी वाले होल हो गए। साथियों, अब इसमें सभी में आप देख रहे होंगे हमने ये जो है पौधे से पौधे की दूरी सभी जगह 10 फीट रखी है। चाहे आप किसी भी रो के किसी भी पौधे से पौधे की दूरी तय कर लें तो वो 10 फीट होगी। और रो से रो का जो डिस्टेंस है ये हमेशा 4 फीट होगा। ये यहाँ पे भी आइडली 4 फीट होगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या करना है, 2 फीट का स्पेस फिर से छोड़ना है, या 1 फीट के अंदाज से भी छोड़ सकते हैं, 1 से 1.5 फीट, लेकिन 1 फीट तो मिनिमम ही होना चाहिए। 2 फीट छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। तो 2 फीट डिस्टेंस हम मान लेते हैं अंदाज से, ये हम छोड़ देते हैं। और अंदर की तरफ जो है 2 फीट छोड़ने के बाद फिर खेत के चारों तरफ ये घेराबंदी करते हैं। और ये अब घेराबंदी प्लांटेशन की नहीं है, ये घेराबंदी जो है हमारी ट्रेंच की है। ट्रेंच बोले तो जो हमें खेत के चारों तरफ खेत के अंदर में नाली का निर्माण करना है उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। ये हमने बना दिया। और अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये 2 फीट चौड़ा है, ये स्पेस जो है 2 फीट चौड़ा है, और इसकी डेप्थ जो है वो भी 2 फीट है। कुल मिला के 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा ये हमें ट्रेंच बनानी है खेत के चारों तरफ। ठीक है, ये इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं ताकि डायग्राम में दिखने में आपको आसानी हो, समझने में आपको आसानी हो। ये बना दिया हमने ट्रेंच का स्ट्रक्चर। और ट्रेंच के स्ट्रक्चर के जस्ट जो है ये जो कोना होगा, मतलब समझ लीजिए कि ये आपका यहाँ जो प्लांटेशन है, इस प्लांटेशन और ये जो ट्रेंच है, यहाँ पे आप इस एरिया को लगभग ये 2 फीट के जो है बाद में यहाँ पे आप 10 फीट ब्लॉक कर दीजिए। ये पॉइंट 10 फीट ट्रेंच समेत 10 फीट, मतलब ट्रेंच 2 फीट और फिर उसके बाद 8 फीट, यहाँ पे 2 फीट और उसके बाद 8 फीट, मतलब ये एरिया 10 फीट, ये एरिया 10 फीट, ये एरिया 10 फीट और ये भी एरिया 10 फीट। ये 10 बाई 10 का हमें एक गड्ढा बनाना है, पोल बनाना है, होल बनाना है। गड्ढा धरती के अंदर 10 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा। और
ये जो है यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच जो है ना आके पूरा गड्ढे में नहीं खुलेगी। ये ट्रेंच जो है ना यहाँ पे करीब 2 से 3 फीट गहराई पहले ये ब्लॉक हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। जब आप लेआउट डालें तो ट्रेंच खोदते समय ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आपके गड्ढे का लेआउट आ रहा है। अब गड्ढे का लेआउट हम कैसे तय करेंगे? गड्ढे के लेआउट के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे खेत का ढाल किस तरफ है, हमारे खेत का स्लोप किस तरफ है। या हमें ये बात नहीं पता तो बारिश में किसी ने भी तो आपके खेत को देखा होगा, उससे जाकर आप समझ सकते हैं कि आपके खेत का पानी किस तरफ जाके खेत से बाहर निकलता है। अगर उत्तर दिशा में निकलता है तो ये पोल उत्तर दिशा में बनेगा, अगर ये पश्चिम दिशा में निकलता है तो ये गड्ढा पश्चिम दिशा में बनेगा, अगर ये ढाल जो है ना दक्षिण में निकलता तो दक्षिण में, पूरब में निकलता तो पूरब में। अब आप ये समझ गए होंगे कि जहां पर हमारे खेत का स्लोप होता है, मतलब कोना होता है, उस कोने में इस गड्ढे को बनाना है। तो हमने ये 10 बाई 10 का पोल बना दिया, गड्ढा बना दिया, और जो है ये गड्ढा हमारा जो है 10 बाई 10 का। और यहाँ पे जो ट्रेंच है, अब मान के चलिए ये पूरब दिशा है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये पूरब दिशा है। पूरब दिशा में हमने ये गड्ढा बनाया और हम ये ट्रेंच चारों तरफ से खोदते हुए आए। हमें पहले से पता है कि यहाँ पर हमारा पोल बनना है, तो हमने चूना से मार्किंग कर दी और गड्ढे के 10 फीट लेआउट से 2 फीट गहरे 2 फीट पहले ही हम अपनी ट्रेंच की बॉर्डर को खत्म कर देंगे। और यहाँ पर भी 2 फीट पहले ही हम ट्रेंच की बॉर्डर को खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खेत का ढाल है और मान के चलिए सीधा जाके आपने ट्रेंच को गड्ढे में खोल दिया, तो क्या होगा कि ट्रेंच में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, चारों तरफ से पानी गिरेगा और सीधा ढाल में बह के सीधा होल में आ जाएगा, और होल में आके फिर ये ओवरफ्लो होके चला जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ पर हम ब्रेक कर दें, ताकि जो पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए और पूरे खेत में पानी 2 फीट की हाइट पर ठिल के भरा रहे। अगर स्लोप 1-1.5 फीट का है तो कम से कम आधा पौना फीट तक ऊपर की साइड, जहां पर आपका हाइट पे है खेत, वहां पे आधा पौना फीट तक भी पानी ट्रेंच में होना चाहिए। और जहां पर ज्यादा गहरा है वहां पर ज्यादा गहरा होना चाहिए, और जहां पर सतह के लेवल पे है, मतलब 2 फीट के लेवल पे है, ट्रेंच के लेवल पे, वहां पर 2 फीट गहराई तक इस ट्रेंच में पानी रहना चाहिए। तो ये हमने अपनी ट्रेंच बना ली और पौधों का लेआउट तैयार कर लिया। अब हम पहले ये समझ लें कि पौधों के लेआउट के लिए जो है हमने 10 बाई 10 का डिस्टेंस सेलेक्ट किया, और फिर इसके अंदर में 4 फीट का, फिर 10-10, फिर 4 फीट, फिर 10-10, फिर 2 फीट का गैप, फिर 2 फीट गहरी नाली और 2 फीट चौड़ी, और फिर गड्ढा। अब हमें इसके अंदर, ये हमारा खेत है, अब खेत है हमारा ये। अब खेत को हम चाहें तो, एक आइडियली चर्चा कर रहा हूं मैं, आप चाहें अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यहां तक तो आपको इसी के हिसाब से आइडियली तैयार करना है, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आने वाली भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए फायदा देगा। ये तो आपको कॉमन ही करना है, लेकिन इसके अंदर का लेआउट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेकिन एक आइडिया, एक अनुभव के बतौर जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने ये लेआउट को इस तरह से 4 भागों में डिवाइडेड कर दिया। इस 4 भागों में डिवाइडेड करने से फायदा ये होगा कि अब आपके खेत के 4 टुकड़े हो गए, और इन चारों पर भी आप छोटे छोटे प्लांट, जैसे नींबू है, अमरूद है, इस तरह के पौधे ये खेत के चारों तरफ बीच में तैयार कर सकते हैं। तरीका तो ये होता है कि एक लाइन ना तैयार करके आप 2 लाइन तैयार करें, और इन दोनों के बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखें, 4 फीट का, और जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर भी आप प्लांटेशन करें। नींबू की रो लगा सकते हैं, अमरूद की रो लगा सकते हैं, जो भी है छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ ना होता हो जिसका, संतरा लगा सकते हैं, मौसम्मी लगा सकते हैं, किन्नू लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत बड़े झाड़ ना लगा के छोटे छोटे साइज़ के झाड़ आप यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में इस तरह से 10-10 फीट के अंतर से ये तैयार कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, ये हमने जिगजैग तरीके से तैयार कर दी। ये आपका क्या होगा, एक आइडियली लेआउट तैयार होगा। अब क्या होगा, आप जब भी खेत में एंटर करेंगे तो यहाँ आप पौधों के दोनों तरफ से मूवमेंट करेंगे। किसी भी खेत में आपको जाना है तो पौधों के दोनों तरफ से आप मूवमेंट करके जा सकते हैं।
अब यहाँ पे ये तो एक हो गया आइडली लेआउट तैयार। अब इसमें खेत में फसल कहाँ लगेगी वो जिज्ञासा आपके दिमाग में उठ रही होगी। तो अब हमारी ये जो पॉइंट हैं, 4 खेत हैं, इसको हम बोल सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब जब हम एक आइडल किसान बनने की तरफ जाते हैं तो आइडल किसान का मतलब ये है कि आपका खेत इकोनॉमिकल वायबल हो, सस्टेनेबल भी हो, बायोडिस्पोजेबल भी हो और एजुकेशनल बेस्ड भी हो। आपका खेत, जब आपके खेत पर कोई विजिट करे या देखे समझे तो उसको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिले, नौजवानों और बच्चों को कुछ सीखने को मिले। इस तरह से भी आपकी डिजाइनिंग और तैयारी होना चाहिए। और एक आइडल फार्मर को अगर अच्छी खासी इनकम करनी है या एक नौजवान को खेती में उतर के अच्छी खासी इनकम करनी है, अच्छी खासी इनकम का मतलब जो एक सम्मानजनक अमाउंट होता है 30 से 50 हज़ार रुपये मंथली की इनकम अगर हमें फार्मिंग में करनी है तो इस तरह के मॉडल पे ही आपको जाना पड़ेगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डाइवर्सिफाई ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब हमें खेती में खेत के साथ में या जो है किसी एक फसल पर डिपेंडेंट ना होते हुए कई तरह के तरीकों के साथ में काम करना होगा, या कई आइडियाज़ के साथ में काम करना होगा, या कई चीज़ें या कई फसलों के साथ में काम करना होगा अलग अलग ढंग से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, आपने पहले यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग का मॉडल लगा दिया। मोनोक्रॉपिंग में आप गेहूँ उगाएंगे, धान उगाएंगे, जो है अपना उड़द उगाएंगे, मूंग उगाएंगे, दलहन उगाएंगे, मतलब जो भी है अनाज वाली सारी फसलों के लिए हमने ये खेत सेलेक्ट कर दिया। अनाज लिख दिया हमने यहाँ पर, हम अनाज उगाएंगे अपना, ठीक है। और अनाज के बाद ये हमारा दूसरा खेत हो गया। दूसरे खेत में हम उगाएंगे फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें हमारे सभी तरह के फल होंगे। मान के चलो ये खेत सब कुछ काट पीट के 2 एकड़ का आया या 1 एकड़ का आया, तो 1 एकड़ में आपने प्लानिंग इस ढंग से की कि जो हमने बॉर्डर पे पौधे लगाए हैं उस पौधों को छोड़कर कौन से पौधे बच रहे हैं वो सारे पौधे आप अपने खेत में 3 पार्ट में लगा दीजिए। 3 ऋतुओं के फल लगा दीजिए, बरसात के समय, ठंडी के समय और गर्मी के समय। तो 3 ऋतुओं के जब आप फल लगाओगे 1 एकड़ के खेत में, तो जो भी प्लांटेशन बेचेगा कुल मिला के आपकी हर ऋतु में कुछ ना कुछ इनकम बनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट का बगीचा आपका एक तैयार होना चाहिए। और फिर तीसरा जो बचता है वो है मल्टी लेयर के लिए। मतलब अब ये आप कहोगे ये क्यों लिख रहा है मल्टी लेयर, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की मांग है, आने वाले भविष्य की ज़रूरत है, मांग नहीं उसको ज़रूरत बोल सकते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये एक खेत हम पहले से ही इंगित कर देते हैं, ये मल्टी लेयर है। इसमें सभी तरह की आप वेजिटेबल्स उगाइए, सब्जियां उगाइए, मतलब जो भी है, चाहे आप लौकी उगाएं, गिलकी उगाएं, तोरई उगाएं, भिंडी उगाएं, बैगन उगाएं, मिर्ची उगाएं, टमाटर उगाएं, सभी तरह की फसलें आप इसमें उगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना मल्टी लेयर के बाद बचता है एक लास्ट वाला चौथा पॉइंट हमारा। इस चौथे पॉइंट में आप जो है सभी तरह की चीज़ें ऐड कर दें जो भी आपके खेत में ज़रूरत के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक रूम होता है, लिखते चले जाते हैं तो याद अच्छे से बना रहेगा। स्टॉक होता है, लेबर क्वार्टर होते हैं, कुआं होता है, इरिगेशन सिस्टम होता है, गौशाला होती है, इनके लिए फॉडर होता है, उगाने के लिए चारा होता है, फिर मशीन्स होती हैं, आप जो भी उपकरण यूज़ करते हैं खेती में वो सब होते हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका अपना घर भी होता है, इसमें आपका अपना जो है रिटेल का काउंटर भी हो सकता है, रिटेल काउंटर, ठीक है। कुल मिला के एक हॉल भी हो सकता है, जो भी आपकी प्लानिंग हो। कुल मिला के ये सारी चीज़ें इस चौथे नर्सरी का जो स्पेस होता है, नर्सरी जहाँ पर हम बनाते हैं वो भी हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के जो भी खाद जो है हम बनाते हैं, खाद बनाने का भी पॉइंट यहीं पे हो सकता है, दवाइयाँ जो हम बनाएंगे उसका भी पॉइंट यहीं पर होगा। कुल मिला के ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है इसमें ये सारी चीज़ें होगी। आपका स्टॉक होगा, आपकी लेबर होगी, आपका कुआं होगा, आपका इरिगेशन होगा, आपका जो है गौशाला होगी,
आपका एक हॉल होगा जिसमें आप बैठेंगे, 4 लोग और बैठ सकेंगे। आपका नर्सरी भी होगा, आपका उसमें खाद बनाने के सिस्टम भी होंगे, सभी तरह के दवाई बनाने के सारे सिस्टम होंगे। फॉडर गायों को उगाने के लिए स्पेस होगा, मशीनों को रखने के लिए, यंत्रों को रखने के लिए आपके पास स्पेस होगा। आपका घर भी होगा और आपका एक रिटेल काउंटर भी होगा जहां से आप चीज़ों को बेच पाएँ या अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ। कुल मिला के जो भी चीज़ें बचती हैं आपके खेत के लिए आवश्यक, वो सब आप चौथे नंबर के पॉइंट में भर दीजिए। और ठीक इस तरह ये जो मॉडल तैयार होगा या स्वरूप लेगा 4 से 5 साल या 6 साल के बाद, ये एक आदर्श मॉडल होगा, एक आदर्श किसान की परिभाषा को प्रेजेंट करते हुए उभर के आएगा। इकोनॉमिकल, सस्टेनेबल भी है, ये बायबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है। सबसे बड़ी बात, अब ये 4 मॉडल तो आपने समझ लिए, चारों मॉडल में जाने का रास्ता समझ लिया, फ्रूट समझ लिए, अनाज समझ लिया, मल्टीलेयर समझ लिए। इन चारों मॉडलों के साथ अगर आप खेत में उतरते हैं तो मेरा दावा है आप 50,000 की इनकम आसानी से 5 एकड़ के प्लॉट से या फिर जो है 4 एकड़ के प्लॉट से या मिनिमम 2 एकड़ के भी प्लॉट से 50,000 रुपये की इनकम मंथली आसानी से अर्न कर सकते हैं। और अगर बड़ा खेत है तो फिर और भी बड़ा अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। और इसके चलते अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूं कि ये तो ठीक है हमने कर दिया, पर इतनी खिचड़ी पकाने का मतलब क्या है। अभी तो हम सीधा सीधा ट्रैक्टर में बीज के साथ में खाद को भरते और बोनी कर देते हैं और बढ़िया आराम से सैड के नीचे भजिए तल के बरसात का मजा लेते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है। साथियों, मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से समय गुजरता है, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, दौर बदलता है, सिचुएशन बदलती है, पर्यावरण बदलता है और समय के हालात भी बदलते हैं। आज हम जिस हालात में खड़े हैं आप सभी लोग जान रहे हैं, ये पूरा विश्व जो है ना एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। और इस महामारी के दौर में इंसानों को प्रकृति ने ये बताने पे मजबूर किया या ये सिखाने पे मजबूर किया कि प्रकृति का दोहन मत करो। अगर प्रकृति का दोहन करोगे तो प्रकृति आपका दोहन कर देगी। तो साथियों, प्रकृति का दोहन ना हो या किसी भी आपदा के लिए हमें प्रकृति चेतावनी ना दे, उसके लिए हमें ये तैयारी करके रखनी है। क्योंकि आने वाले समय का आप छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान की स्थिति से आप आकलन लगा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी पूरे विश्व के सामने चुनौतियां हैं। धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है, इस बात से हम अंदाज़ा लगा चुके हैं। पानी हमारा 2000 फीट की गहराई पे जा चुका है। जो जीवन के मूल अस्तित्व की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। और खतरे में इसलिए हैं क्योंकि जितना हमने आधुनिकीकरण किया है, जितना हमने विकास किया है, उस विकास के साथ हमने विनाश की खाई को और गहरा करते गए और करते चले जा रहे हैं। तो साथियों, उस विनाश की गहराई को हमें वापस भरना है और आने वाले समय में प्रकृति हमारी मानव जाति के लिए या समष्टि के मूल जीवों के लिए कोई चुनौती बन के खड़ी ना हो, इस तरह की व्यवस्था के साथ में हम किसानों को काम करना होगा। और इसके लिए जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो पौधे ना केवल पर्यावरण का हिस्सा होते हैं बल्कि शुद्ध वायु देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, अच्छी छाया देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और आपके खाद को देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और आपको फल देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो पेड़ जो है ना इस पृथ्वी का मूल रीढ़ की हड्डी है। अगर ये है तो समष्टि के सभी जीवों का जीवन संभव है। तो इसलिए जब हरित क्रांति देश में आई तो आप सभी को विदित होगा या हमने किताबों में पढ़ा होगा या सुना होगा या किसी विद्वान से समझा होगा कि हरित क्रांति जैसे ही देश में आई तो हमारे किसानों को ज़बरदस्ती रासायनिक खादों के प्रयोग करवाए गए और धीरे धीरे करके हमें आदत लगी। और जब हमें किसी एक चीज़ की आदत लगी तो हमें फिर दूसरी आदत के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर जब हमें दूसरी लगी तो तीसरी आदत के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस तरह से हम जिस ढंग से 1960 के दशक से हम लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, उस ढंग से अगर हम बात करें तो हमने अपने खेतों को मैदान कर दिया। पहले हर खेत में एक आम का पेड़ हुआ करता था, हर खेत में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, हर खेत में एक नींबू का पेड़ हुआ करता था। जब भी हम खेतों और खलिहानों में जाते थे तो बिना कोई भी फल लिए वापस नहीं आते थे। ये हमारे खेत का रूप होता था। लेकिन आज जब हम खेत पे 100 एकड़ के खेत किसान हैं, हम 200 एकड़ के किसान हैं, लेकिन जब जिस भी समय हम खेत में जाते हैं तो
बस हमें खेत का एक मैदान समझ में आता है या उसमें हम जो बोते हैं वो समझ में आता है। कोई पेड़ समझ में नहीं आता, कोई पेड़ नज़र नहीं आता है, बैठने के लिए छाया भी नहीं होती है। साथियों, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने आधुनिकीकरण को अपनाया बहुत गहराई से, और अपने मशीनीकरण के चक्कर में हमने अपने जो खेत में पेड़ लगे थे उन पेड़ों को काट दिया या मैदान कर दिया। क्योंकि हमें बड़े बड़े हार्वेस्टर चलाने थे, बड़ी बड़ी हमें मशीनें चलानी थी, वो हमने तंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया। धीरे धीरे करके ये स्वरूप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज जो है ना इसने इतना बृहद रूप ले लिया कि धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, धरती के अंदर का पानी का स्टॉक खत्म होने लगा। ये सारी चीज़ें इसके दुष्परिणाम स्वरूप आज हमें देखनी पड़ रही हैं। अगर हम भविष्य की ओर चेतना जगा के ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम इस तैयारी से काम करते हैं तो जो मुसीबतों का सामना हम लोग कर रहे हैं या एहसास में है हमारी इन मुसीबतों का सामना, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को इस चुनौती के रूप में ना करना पड़े। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे, या हमारी आने वाली पीढ़ी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारे पूर्वजों ने हमारी धरती को बंजर कर डाला, या पर्यावरण को नष्ट कर डाला, या पानी को दूषित कर डाला। कुछ तो भी हम उनके लिए प्रयास करें, एक मानव जाति के लिए नहीं, सही अपने गांव के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो हम कुछ इस तरह का कर जाएं। तो कुल मिला के हमें ये खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने ही लगाने हैं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले आपका 10 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ जमीन चली भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 एकड़ जो आपकी चली गई है, वो 9 एकड़ जो खेत बचेगा वो आपको 11 एकड़ का रिटर्न देके जाएगा, बल्कि 10 एकड़ का नहीं। और इसके एडिशनल जो फायदे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके पहले लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन से पेड़ हमें कहां कहां किस किस ढंग से लगाने हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में। साथियों, ये एक हमने कंप्यूटर की सहायता से ये एक डायग्राम हमने बनाया है जो आपको समझने में आसानी हो। इसे हम ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं। आप हमसे डिमांड करेंगे, मांगेंगे तो ये फाइल हम पूरी आपको बना के भेज सकते हैं। सॉरी, बनी बनाई भेज सकते हैं PDF के माध्यम से। और इसमें हमने पूरा ये डायग्राम और जो ये लेआउट हमने इस पे बना के आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। ये बनी बनाई आपको मिल सकती है, आप हमें डिमांड करेंगे तो। और इसमें ये सब बड़े प्रकार के पौधे, फिर मध्यम प्रकार के पौधे, फिर छोटे प्रकार के पौधे, ये सब हमने डायग्राम में स्पेस में क्लियर किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग हिसाब से हमने प्लॉट के डिवाइडेशन भी किए हैं। जैसे 5 से 10 एकड़ का है तो आपको 3 बॉर्डर पे काम करना है। अगर एकड़ में आपका खेत 2 से 5 एकड़ का है तो आप 2 बॉर्डर लगाइए, और अगर 1 से 2 एकड़ का खेत है तो खाली आप 1 बॉर्डर आप खेत में लगाइए। इस तरह से आपको लगाना है। और ये हमने पूरी पौधों की कंप्लीट लिस्ट तैयार की है कि कौन से पौधे आपको कहाँ लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पौधे कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपके लिए इन पौधों को लगाने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पौधे आप कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि सबसे बिग साइज़ की अगर हम बात करें, सबसे बड़े वाले पौधों की बात करें, तो यहाँ पर हम बैम्बू को लगाते हैं सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी पे। क्योंकि बैम्बू हमारे जो है जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, या दिनचर्या का बहुत बड़ा अंग है। तो इस पे हालांकि बहुत लंबी चर्चा है, समय वक्त कम है, तो शॉर्ट में बात करते हैं। बांस लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर हमने लिखा है मालाबार नीम लगा सकते हैं, नीलगिरी लगा सकते हैं, सागौन लगा सकते हैं, पॉपुलर लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, बेल, महुआ, कैंथा, इमली, नारियल, चिरौंजी, जामुन, अशोक, खजूर, अंजीर, खैर, गूलर, अमलतास, दालचीनी, अर्जुन, करंज और बहेड़ा। इस तरह के जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, वो बड़े बड़े झाड़ आप बॉर्डर पे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उससे छोटी साइज के प्लांट लगाने हैं ताकि आपके खेत पर छाया फसल के लिए ना पड़े। बड़े साइज की पेड़ों की छाया, हल्की सी छाया पड़ेगी, छोटे साइज के पेड़ों पे छोटे साइज की छाया पड़ेगी, और छोटे साइज के पेड़ों पे और छोटे साइज की छाया पड़ेगी आपके ट्रेंच में। मतलब कुल मिला के आपके खेत के अंदर फसल पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। इस हिसाब से ये प्लानिंग और डिजाइनिंग की गई है पूरे अध्ययन के बतौर। फिर उसके अंदर जो मीडियम साइज के प्लांट लगाने हैं, उसमें आपको संतरा सेलेक्ट कर सकते हो, आप मैंगो कर सकते हो, आम कर सकते हो, आंवला कर सकते हो,
मौसम्मी कर सकते हो, किन्नू कर सकते हो, काजू कर सकते हो, सेब कर सकते हो, लीची कर सकते हो, बेर कर सकते हो, अमरूद कर सकते हो, आड़ू कर सकते हो, नाशपाती कर सकते हो, गंभारी कर सकते हो, बहेड़ा भी इसमें ले सकते हैं, हरड़ भी ले सकते हैं, खिन्नी भी इसमें ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, पलास, बबूल, कदम, चंदन, हींग और रबड़ जैसे प्लांटेशन भी आप इसके अंदर मिडिल साइज में कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है छोटे साइज के पौधों की बात। तो छोटे साइज में नींबू है, अनार है, अरहर है, केला है, एप्पल बेर सीताफल है, रामफल है, मीठी नीम है, पपीता है, सहजन है, करौंदा है, कनेर है, अरंडी है, मेहंदी है, चमेली है, वन तुलसी है, बैगनी मैंगोस्टीन है, रोज एप्पल है, जापानी बेर है, एवाकाडो है, कीवी है, खस है, तेज पत्ता है और अजवाइन। इस तरह के पौधों का प्लांटेशन आप खेत के अंदर साइड कर सकते हैं। तो जब ये सारे पौधे, इनमें से कोई एक, देखिए अब क्या होता है, हर तरह के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी बात, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे विदेश में भी बैठे हैं और वहाँ पे भी जो है ये मॉडल अगर हमें करना है तो ये जो लंबी लिस्ट हमने दे रखी है, इस लंबी लिस्ट में आप पहले ये देखिए कि आपके क्लाइमेट कंडीशन में कौन से पौधे होते हैं या उस एरिया में कौन से पौधे होते हैं, तो आप फिल्टर हो जाएंगे अपने आप को कि हाँ ये पौधे होते हैं। अब इन पौधों को ही आपको चूज करना है, वो आपको अंदर में लगाने हैं। ये तो मैंने एक आइडियली लिस्ट तैयार कर दी जो पूरे हिंदुस्तान और बाकी जगहों के हिसाब से भी है। फिर व्यक्तिगत तौर पे जब आप शुरू करें तो एक बार एडवाइस ले लें या फिर वहां पर सर्च कर लें कि कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से पौधे हो रहे हैं। इस बात का यहाँ पर सावधानी से वो करें। अब देखिए, ये जब हमने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन करने के बाद जो हमारी नाली है, आप जरा गौर करिए 3 साल के बाद क्या स्वरूप होगा। ये पौधे बड़े हो जाएंगे, फ्रूटिंग पे आ जाएंगे, कुछ फल भी देंगे, फल के साथ छाया भी देंगे, छाया के साथ कुछ पत्तियां भी देंगे नहीं, देते ही है, गिरेंगी सारी पत्तियां पतझड़ के रूप में। ये जो खाली स्पेस है इसमें गिरेंगी, और खाली स्पेस में जब आपकी पत्तियां गिरेंगी गर्मी के समय में, पतझड़ के टाइम पे, तो क्या करोगे आप पत्तियों का? कुछ नहीं, खाद बनने दोगे या फिर इन सारी पत्तियों को एक मोटी सी झाड़ू बना के सारी पत्तियों को पटक दीजिए गर्मी के समय इस नाली में, गड्ढे में, ट्रेंच में, और फिर उसके बाद बारिश आ जाने दीजिए। तो जो बारिश आएगी तो ये जो सारी पत्तियां हैं, इस बारिश के पानी और खेत की जो बहने वाली बहुत थोड़ी मिट्टी होगी, वो मिट्टी और पानी इन पत्तियों के साथ मिलेगी तो वो पूरी तरह से आपकी पत्तियों को डिस्पोज कर देगी, कंपोस्ट कर देगी, खाद बना देगी। तो बारिश भर इन पत्तियों के साथ में पानी भी रिचार्ज होगा और मिट्टी, पानी और पत्तियों के साथ में कंपोस्ट भी बन जाएगी। कुल मिला के 3 महीने या 4 महीने के उपरांत बारिश खत्म होने के बाद इस ट्रेंच में बनी बनाई पकी पकाई आपको खाद मिल जाएगी, और इस खाद को उठा के आप इस खेत की, इस ट्रायंगल की खाद इस खेत में डाल लेंगे, इस ट्रायंगल की खाद यहीं के यहीं इस खेत में डाल लेंगे, इस ट्रायंगल की खाद यहीं के यहीं इस खेत में डाल लेंगे, और इस ट्रायंगल की खाद इस खेत में डाल लेंगे। कुल मिला के आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी मेहनत, आपकी लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी। खाद बनाने के लिए अलग से पिट और दुनिया भर का जो भी तामझाम होता है वो भी बच जाएगा, और साथ में एक बेहतरीन खाद आपके खेत के पास ही आपको बनी बनाई मिल जाएगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये होगा इस मॉडल का कि ये जो ट्रेंच होगी इसमें पानी रिचार्ज होगा। जो भी आपके खेत होंगे, और खेत के अंदर जाहिर सी बात है आप रिज बेड बनाएंगे, और जब रिज बेड बनाएंगे तो खेत के स्लोप की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। इसमें जब पानी रिचार्जिंग की किसी टॉपिक पे या विषय पे हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल, हमने ये बेड इस तरह से हमने बनाए हैं, और इस बेड को बनाते समय ये हमने आपस में यहाँ से ब्लॉक कर दिया इन बेडों को, ठीक है, ये बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जब बेडों से पानी बह के यहाँ आएगा तो क्या होगा, पहले तो मिट्टी हम खेत में ही रोकने की कोशिश करेंगे इन बेडों के अंदर, और फिर जब ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो होके जाके गिरेगा नाली में। नाली में जो पानी और मिट्टी गिरेगी वो रिचार्ज होगी और मिट्टी बहने से बचेगी। जब ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होगा तो किधर जाएगा, इधर आएगा स्लोप की तरफ, मतलब गड्ढे में गिरेगा। तो फिर गड्ढे में पानी और मिट्टी दोनों गिर जाएगी, मतलब खेत में पहले रिचार्ज किया पानी और मिट्टी रोकने का प्रयास, फिर ट्रेंच में
मिट्टी रोकने का प्रयास, पानी को रिचार्ज करने का प्रयास, और फिर इससे ओवरफ्लो हुआ तो गड्ढे में पानी को रिचार्ज करने का प्रयास और मिट्टी को रोकने का प्रयास। इस माध्यम से आपकी मिट्टी और पानी को संरक्षित करने के लिए कोई हमें अलग से उपाय नहीं करना है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो मिट्टी भी बचेगी और पानी बहने से भी रुकेगा। तो ये तीसरा बड़ा फायदा। चौथा बड़ा फायदा ये होगा कि जब ये पेड़ बड़े होंगे तो ये एक तरह से जोन तैयार कर लेंगे, चारों तरफ आपके खेत के एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर लेंगे फसल के लिए, जो किसी भी बुरी परिस्थिति को झेलने के लिए सक्षम होगा। जैसे एग्जाम्पल, बहुत तेज आंधी आती है तो बहुत तेज आंधी ये बड़े वाले झाड़, उससे छोटे वाले झाड़ और उससे छोटे वाले झाड़ रोकने में सक्षम होंगे। बहुत तेज गर्म हवा चलती है तो ये रोकने में सक्षम होंगे। बहुत तेज ठंड का लहरा चलता है या ठंडी हवा चलती है, वो भी ये रोकने में सक्षम होंगे। और इसके बाद किसी भी तरह की जो और भी आपदाएं हैं, टेम्परेचर बढ़ने को लेकर या फिर जो है किसी भी तरह के क्लाइमेट में बीमारी आने को लेकर, या कोई भी कंडीशंस ऐसी होती है जो मौसम परिवर्तन से संबंधित होती है, उन सभी तरह की चीज़ों को झेलने के लिए ये आजीवन आपकी पेड़ आपकी मदद करेंगे। तो ये एक रक्षा कवच के रूप में आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जिस तरह से आपके घर की दीवारें आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह पौधों के लिए या अंदर फसल के लिए ये पेड़ रक्षा कवच का काम करेंगे, दीवार के माफिक। इसके बाद पांचवा बड़ा फायदा इस मॉडल का ये कि ये सारे वेंचर आपके इधर आ गए। मल्टीलेयर भी आप कर रहे हैं, फ्रूट्स भी उगा रहे हैं और अनाज भी उगा रहे हैं। मतलब जब आप मल्टीलेयर करेंगे तो मल्टीलेयर अपने आप में पूरे साल भर इनकम देने की क्षमता रखता है ये मॉडल। पर इस मॉडल के साथ में आपके फ्रूट्स भी हैं और अनाज भी है और भी खाद जैसे, दवाई जैसे और भी कई छोटे मोटे वेंचर हैं। इसमें मशरूम भी कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाद में मधुमक्खी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मॉडल भी आपको तीनों ऋतुओं में फल देने के साथ इनकम देने की सामर्थ्य रखता है और अनाज साल में 2 बार इनकम देने की सामर्थ्य रखता है, और ये भी लगभग साल भर इनकम। कुल मिला के अगर चारों पांचों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो आपकी इनकम डेली रूटीन पे आ जाएगी, जो एक किराना व्यापारी की आती है। अभी हिंदुस्तान में किसान की इनकम साल में 2 बार होती है, और अगर उसको एक झटका क्लाइमेट ने, व्यापारी ने, या किसी बड़ी कंपनी ने, या खुद के गलत तरीके ने अगर झटका दे दिया, तो हो सकता है कि वो अगले 6 महीने की इनकम ब्लॉक करके अगले 6 महीने का वेट करे। मतलब फिर उस किसान की साल में एक ही बार इनकम होनी है। और अगर इस तरह से हम ढांचा तैयार करते हैं तो प्रतिदिन आपकी इनकम होगी, ये गारंटी है इस मॉडल के साथ में। तो ये इतने सारे फायदे हैं, और कुल मिला के ये मॉडल बेहद जो है आपके लिए आविष्कारक भी हो सकता है, और उसको हम अगर क्रांतिवर्धक कहें तो वो भी हम कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम ना केवल पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि पानी को भी बचाएंगे, हवा को भी शुद्ध करेंगे और बायोडाइवर्सिटी भी तैयार करेंगे। जो एक टॉपिक हम आपको बताना भूल गए, बायोडाइवर्सिटी, ये एक तरह से जो है खेत की उत्पादन को बढ़ाने से लेकर और बाकी चीजें मेंटेन करने से लेकर बेहद आवश्यक होती है। आपको एक एग्जांपल से बता दें, विस्तृत तो ये बहुत बड़ी चर्चा, एक दिन बायोडाइवर्सिटी को समझने में लग जाएगा, परंतु यहाँ पे हम बता दें कि जिस तरह से हम अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए गानों को सुनते हैं या शांत जगह में बैठना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह पौधों की भी जिंदगी होती है, पौधों की भी लाइफ होती है। बस वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और आपकी जैसी सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते हैं। आपको मन होता है तो आप टॉकीज में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं या यूट्यूब पर अपनी मनपसंद वीडियो को सर्च करके देखने लगते हैं। पौधे ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन प्रकृति ने इनके मनोरंजन की भी व्यवस्था करके रखी है। और आपने अंदाज किया होगा कभी वर्षों पूर्व या अपने पूर्वजों से सुना होगा कि हम खेतों में जाते थे और भौरे गुनगुनाते थे। एक गाना भी शायद बना है किसी फिल्म में, मुझे याद नहीं है। तो भौरे जो गुनगुनाते थे, भौरे इस प्रकृति का हिस्सा है, इस पौधों का, इन फसलों का हिस्सा है। और जब भौरे फसलों के आसपास गुनगुनाते हैं तो भौरे की जो गुनगुनाहट है वो पौधों के लिए म्यूजिक का काम करती है, इनके स्ट्रेस को खत्म करने का काम करती है, जो कि आज की तारीख में होता ही नहीं है। क्योंकि पौधे नाम की कोई चीज़ नहीं है तो भौरे नाम की भी कोई चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है। तितलियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं, मधुमक्खियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि ये पॉलिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। तो जब इस तरह का जब आप ये प्लांटेशन करते हो तो लगभग आपके खेत में हर तरह के पौधे आ जाते हैं, हर तरह के वृक्ष आ जाते हैं। और जब हर तरह के वृक्ष आ जाते हैं तो
एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता तैयार होती है, मतलब जीवों को रहने का स्थान सुरक्षित तय होता है। और आप देखोगे 3-4 साल के बाद हर तरह की चिड़िया आपके खेत में दिखेगी, हर तरह का जो है आपको खेत में जीव दिखेगा, हर तरह की तितली दिखेगी, हर तरह की मधुमक्खी दिखेगी, भौरे दिखेंगे। और जिस दिन ये दिखने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आपका खेत उस किराने की दुकान के माफिक सज चुका है, जो किसी भी आपदा से सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है या आपको हर लेवल पे प्रतिदिन इनकम देने को तैयार है। तो साथियों, इस मॉडल के साथ आप काम करिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ब्रीफ में मैं आपको 2 मिनट में एक झलक में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी तैयार होती है। ठीक आप इस तरफ अगर कैमरा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आम का प्लांटेशन है और उसके बीच में ये स्पेस है, और ये हमारे खेत हैं। इस तरफ लेफ्ट में भी ये खेत है और इस तरफ देखेंगे तो राइट में भी ये खेत है। और उसके बाद जब हम पूरा इस तरफ घूम जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लांटेशन है ऑलरेडी। ये लेफ्ट में प्लांटेशन है, राइट में प्लांटेशन है, बीच में चलने का जो स्पेस है जिसमें आप चलते हो, जैसा हमने डायग्राम में बताया। और उसके बाद ये हमारे खेत हैं, अगला खेत है, और अगले खेत के बाद भी आप देखोगे कि बॉर्डर पे चारों तरफ प्लांटेशन है, इस तरफ भी बॉर्डर पे चारों तरफ प्लांटेशन है। ये प्लांटेशन थोड़ा व्यवस्थित नहीं है क्योंकि ये पहले से किया हुआ। इसको जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उस डायग्राम के माध्यम से जो हमने बताया उस ढंग से आप कर सकते हैं। ये आप सामने में खेत देखेंगे तो इस तरफ भी खेत है और उसके उस तरफ भी खेत है और भी आगे खेत है, चारों तरफ खेत हैं। हम खेतों के मध्य में यहाँ पर हम अपने खेत में खड़े हुए हैं। मैंने कोशिश की है एक बार थोड़ा सा आपको समझाने की, दिखाने की, और ये बहुत मुश्किल होता है कैमरे के माध्यम से या फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से समझना। जब तक आप इसे आंखों से प्रत्यक्ष आकर नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी तरह से फिट नहीं होगा, परंतु फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है ये बातें समझाने की, बताने की। अगर हम शॉर्ट में बात करें इस पूरे आज के सेशन का निचोड़ अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी के लिए जो हमें काम करने हैं, नंबर 1 बफर जोन तैयार करना, नंबर 2 ट्रेंच तैयार करना, नंबर 3 पोल तैयार करना, नंबर 4 खेत को ट्रीट करना, और नंबर 5 खेत के पोषण का ध्यान रखना, खेत के मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ध्यान रखना। क्योंकि अगर उर्वरा शक्ति मिट्टी की मजबूत है मतलब आप अपनी माँ की कोख तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक माँ की कोख मजबूत नहीं होगी या माँ मजबूत नहीं होगी, स्वस्थ बच्चे की या मजबूत बच्चे की कल्पना करना ठीक बात नहीं है। ठीक उसी तरह अगर मिट्टी रूपी माँ अगर मजबूत नहीं होगी तो पेड़ रूपी बच्चे को मजबूत होने की कल्पना करना भी ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मिट्टी के पोषण पर इन 5 तरीकों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें। जो किसान भाई इस खेती को लगातार अभी कर रहे हैं, ये सुधार आपके खेत में किस तरह से संभव हो सकता है वो आप देख लीजिए। और जो लोग एकदम बिल्कुल से नए से नारियल फोड़ के इस काम को शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फिट बैठेगा, क्योंकि अभी आप तय कर सकते हो कि कहाँ क्या करना है। अदरवाइज कहीं पे घर बना दिया, कहीं पे पेड़ लगा दिए, कहीं पर गड्ढा खोद दिया, कहीं पर कुछ भी कर दिया, वो आपकी प्लानिंग में नहीं होता। तो इस ढंग से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा आपको आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में उभर के सामने आने में, और एक एजुकेशनल पार्ट के रूप में कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल का विजिटर्स आपके खेत पे जाता है तो वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। मतलब आप अपने खेत को बिना शब्दों के साथ भी किसी को बहुत कुछ सिखा सकते हैं इस मॉडल के साथ में। तो मैं अपनी बात को लगभग यहाँ पर विराम करता हूँ। लगभग इसलिए कहा क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपके अगर कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर हमें बताएं, नहीं तो कोई भी सेशन एक कथा का स्वरूप अंत में ले लेता है कि हम अपनी बात बोलते चले जा रहे हैं और आप हमें एक कथा के रूप में सुनते चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप हमारे सामने ज़रूर नहीं हैं, लेकिन इस तकनीक के माध्यम से हम आपसे आपके सवाल आमंत्रित करते हैं, और जो भी इस सेशन से संबंधित आपके सवाल हों वो सवाल कृपया आप हमें दें, हम उनके आपको जवाब दें, और लगभग 5-10 मिनट हम आपके सवाल लेंगे और फिर आपसे अलविदा कहेंगे अगले प्रोग्राम की तैयारी के साथ। अगर खेत का पीएच कम ज़्यादा हो तो उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सटीक सवाल कहा जो चर्चा के दरमियान छूट गया। अगर पीएच आपका बहुत कम है, मतलब आपकी सॉइल एसिटिक है, और सॉइल अगर एसिटिक है तो आपको नॉन एसिटिक फर्टिलाइज़र
का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें एसिडिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब जिनकी सॉइल एसिडिक है वो तो रसायन बिल्कुल ऐसे छोड़ दें, मतलब जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम बिल्कुल उसको पहनते नहीं हैं, ठीक उसी तरह। तो कुल मिला के अगर एसिटिक सॉइल है तो रसायन से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद होते हैं वो सभी एसिटिक होते हैं। तो अब उसके उपचार के लिए हमें क्या करना है, नॉन एसिटिक खाद के रूप में आप रॉक फॉस्फेट का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट एक ऐसा मिनरल्स है जिसको अपने स्वरूप में आने के लिए एसिड की आवश्यकता होती है, या इसकी घुलनशीलता के लिए एसिड की आवश्यकता होती है। तो जब हम रॉक फॉस्फेट को फिर गोबर के साथ मिला के खाद ना बनाएं, हम रॉक फॉस्फेट को डायरेक्टली खेत में पाउडर के रूप में भुरक दें, ब्रॉडकास्ट कर दें और इसको छोड़ दें, तो जो भी एसिडिटी आपकी बढ़ी है खेत की, मतलब पीएच कम हुआ है, वो पीएच को नॉर्मल कर देगा और फास्फोरस भी उसका रिलीज हो जाएगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। पानी खेत में कैसे दे, विस्तार से बताएं। खेत में पानी देने के कई तरीके हैं। पहला तो फ्लड इरिगेशन जो लोग करते हैं वो तो एकदम आज की तारीख की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी हमारे पास दिन प्रतिदिन कम होता चला गया है। तो पानी हमें स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या मैनुअली फॉगर, ये 3 तरीके से पानी देने के उपाय करना चाहिए। मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग और मैनुअली फॉगर का प्रयोग मल्टी लेयर फार्मिंग में करें, और जो ओपन में हम फसलें उगाएं जैसे कि अनाज वाली हैं या फिर अपनी जो है फ्रूट्स हैं, या जो भी मोनोक्रॉपिंग के मॉडल या इंटरक्रॉपिंग के मॉडल हम इसमें करेंगे, उन सभी में जो है स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई का आप प्रयोग करें। टपक सिंचाई के लिए सरकार काफ़ी मदद भी करती है, स्प्रिंकलर के लिए भी मदद करती है। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई का प्रयोग करें, और मल्टी लेयर फार्मिंग में भी आप टपक सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग उसमें फिर आप कर सकते हो, और मैनुअली फॉगर का प्रयोग कर सकते हो। क्या हम धान के खेतों में भी बफर जोन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। खेत कोई भी हो, आपको ठीक इसी तरह से अपनी खेतों की तैयारी करनी, चाहे आप फ्रूट्स उगाएं, चाहे वेजिटेबल उगाएं, चाहे अनाज उगाएं, चाहे जो भी उगाएं। कुल मिला के मतलब आप ये है कि ये घर है, पौधों या फसलों को उगाने के लिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर, आप इस तरह का ढांचा आपको बनाना है। फिर आप चाहे जो भी फसल उगाएं वो सारी फसलें इसके अंदर उगेगी। पानी का ईसी ज़्यादा है तो क्या उपाय करें? देखिए, पानी का ईसी ज़्यादा है तो उसके पीएच से आपको रिलेट करना पड़ेगा। इसको पहले आपको इसकी पीएच पता करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से ईसी का भी ट्रीटमेंट होगा। तो वो पहले आप हमें व्हाट्सएप पे अपने पानी और ईसी की रिपोर्ट देंगे तो हम आपको बेस्ट एडवाइस दे पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर और पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, आप नंबर नोट कर सकते हो। 9179066275। इस नंबर पर हम शाम को 8 से 10 के बीच में आप पे फ़ोन पे रहते हैं, और व्हाट्सएप भी आप इसी नंबर पे कर सकते हो। और जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो इंक्वायरी आप व्हाट्सएप पे लिख के डाल सकते हो, चाहे आपको ये पीडीएफ लेनी हो या आपको जो भी खेत संबंधी तैयारी से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के दें तो बहुत अच्छा होगा। साथियों, एक बात का ध्यान रखें, कॉल कम से कम कोशिश करिए लगाने की, क्योंकि अगर आप कॉल लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर समय कोई ना कोई कार्य होता है, तो हर समय बात संभव नहीं हो पाती है। शाम को 8 से 10 के बीच में हमने तय किया है वक्त, उस समय पे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। और कोशिश करिए अपने सवालों को व्हाट्सएप पे आप लिख के देंगे तो हम आपको रिटर्न में आपको जवाब दे पाएंगे, तो उसमें वक्त भी कम लगता है और आपके पास एक रिटर्न में चीज़ पहुंच जाती है, तो वो आपके हमेशा काम आती है। रॉक फॉस्फेट की जगह साव डस्ट यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए, रॉक फॉस्फेट की जगह आप यूज़ तो कर सकते हैं, परंतु उसमें PTO5 आपको चेक कराना पड़ेगा पहले लैब में। अगर PTO5 मिनिमम उसमें 10% आता है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेनाइट पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपका पहले PTO5 उसमें आप पता कर लीजिए कि कितना आ रहा है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पड़ोसी केमिकल का यूज़ करता है तो उसका असर हमारे खेत में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप इस तरह का मॉडल अगर अडॉप्ट किए हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप जिस तरह से आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं तो निश्चित आएगा, क्योंकि उसके खेत की मिट्टी और उसके खेत का पानी वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो प्रभाव निश्चित ही देगा। लेकिन अगर आप इस मॉडल पे आ जाते हैं तो ये प्रभाव आपका रुक जाता है। पेड़ आपके इस प्रभाव को रोक लेंगे, फिर ट्रेंच रोकेगी, और फिर आपके अंदर के रिज बेड, इस तरह की जो चीज़ें हम डेवलप करेंगे खेत में, तो पड़ोसी का प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा आपके खेत में। प्रैक्टिकल सेशन चालू कब होगा? देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये कोरोना काल बहुत जल्दी ख़त्म हो
और हम लोग वापस प्रैक्टिकल सेशन पे उतरें, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ में ये स्किल्ड को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश में बदलाव की क्रांति नहीं ला सकते हैं। फ़ोन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को समझने में थोड़ी सहूलियत कर सकते हैं, परंतु जो संपूर्ण नॉलेज होता है उसके लिए तो हमें प्रैक्टिकल ही उतरना पड़ेगा। और हमारी कोशिश है कि हम नवंबर से इसे हर हाल में शुरू करने की उम्मीद करते हैं। पीएच अधिक होने पर क्या करें? पीएच अगर अधिक है आपका तो फिर आपको जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, चूना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बात मैं आपको वहाँ पर बोल रहा था कि अगर आपका पीएच ज़्यादा है तो फिर आप चूने की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करिए। फिर 100 किलोग्राम की जगह आप 250 किलोग्राम का आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर पीएच आपका नॉर्मल है तो फिर चूने की मात्रा आप उतने ही इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिला के, और अगर एसिटिक है तो फिर चूने की मात्रा नगण्य कर देंगे, या फिर ज़्यादा एसिटिक है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप रॉक फास्फेट डायरेक्ट और नीम पाउडर डायरेक्ट आप ले लीजिए, तो वो ट्रीटमेंट का काम करेगा। तो अगर पीएच आपका बड़ा हुआ है, मतलब आपकी जो है मिट्टी की क्षारीयता ज़्यादा है, और क्षारीयता की कंडीशन में आपको जिप्सम और चूने का इस्तेमाल करना है। फेंसिंग पे नारियल लगाने के लिए 10 फीट सही रहेगा? देखिए, वो मैंने आपको बताया था कि ये एक आइडल है, ठीक है। जब आप नारियल का पौधा सेट करेंगे तो बिल्कुल 10 फीट सही नहीं है डिस्टेंस। उसकी जगह पे आप 12 से 15 फीट तक का डिस्टेंस आप ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, और उसके बीच में आप कोई छोटे प्लांटेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने देखो एक आइडियल स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, एक आइडियल बनाया है सबके लिए। परंतु आप जब अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो इंडिविजुअली आप या तो हमसे एडवाइस ले लें, तो आपका इंडिविजुअली हम 19-20 करके आपका प्लान का लेआउट बना देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई 10 फीट पे तो नारियल का ट्री नहीं हो सकता है, तो उसकी डिस्टेंस आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आपने जो बफर जोन की लिस्ट दी है उसमें किसी भी प्लांट के साथ कोई भी प्लांट यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो लिस्ट ही इसलिए बनी हुई है कि किसी भी प्लांट के साथ आप ये सारे प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल आपके और भी बहुत सारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप सारे सवाल अपने व्हाट्सएप पे हमें छोड़ दें, ताकि हम समय रहते आपको उन सबके जवाब दे पाएँ। मोबाइल नंबर रिपीट कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9179066275। हिंदी में भी बोल देता हूँ, 91790226-275 ये नंबर है। और इस नंबर पे आप कॉल कम व्हाट्सएप ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।